ठीक है। ये क्लास एग्जैक्ट चलेगा आपका 45 मिनट्स का। कितने देर का? तो 45 मिनट्स हो जाएगा तो आप बता दीजिएगा, क्लास रुक जाएगा। ठीक, 45 मिनट्स में हम लोग इस चैप्टर को निपटा देंगे। उपकार जी विल सेंड यू द रिटन वर्क, वो आपको रिटन काम करा देंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और भी किसी सब्जेक्ट में अगर सिलेबस कम है, बाकी है, तो आप पहले बता दीजिएगा। आपका एग्जामिनेशन 20 फरवरी से कर दिया गया है। पहले एग्जामिनेशन कब होता था? मार्च में होता था, है ना? सॉरी, मार्च में ज्यादा बोल दिया, फरवरी में नहीं, मार्च में होता था। ठीक है, पिछली बार एग्जामिनेशन कब हुआ था? फाइनल एग्जाम मार्च में हुआ था। अब एग्जामिनेशन फरवरी में होगा, क्योंकि मार्च में आपका एनुअल फंक्शन होगा। ठीक है, एनुअल फंक्शन में हर एक हाउस से 3 परफॉर्मेंसेस होंगे और पूरे साल आप लोगों ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसके बदले आप लोगों को प्राइजेस दिए जाएंगे। आपके पेरेंट्स के द्वारा ही दिए जाएंगे स्टेज के ऊपर। एक पोडियम में बनवा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक वाला, लकड़ी का बड़ा सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उस पे आप लोगों को स्टेज पे बुला करके प्रोग्राम कराना है और एक बड़ा सा स्टेज पीछे बनेगा प्रॉपर। उम्मीद करते हैं हो सकता है कि एक अच्छे से अच्छा कोई बड़ा चीफ गेस्ट स्कूल में आए। आई विल होप कि अगर देखते हैं कौन आता है। ठीक है, अभी नाम नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कोई अच्छी पर्सनालिटी है जिससे आपको भी फायदा हो। ठीक है, चलिए अब चैप्टर पे मेनली आते हैं, बिकॉज द रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट के स्टार्टिंग में ये बायोटिक और अबायोटिक कम्युनिटी दो चीजों की बात किया है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? बायोटिक कम्युनिटी। क्या आपने बायोटिक कम्युनिटी इसके पहले कभी सुना है? हाँ, ये यहां रखिए, कोई फोन बजेगा बताइए, बताएं। Have you ever heard the name biotic community? Can you tell me the meaning of biotic community? आप लोगों ने कभी बायोटिक कम्युनिटी सुना है? बायोटिक कम्युनिटी क्या आपने कभी सुना है? ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी की अगर बात करें तो बेसिकली बायो मतलब होता है लाइफ। ठीक है, कहने का मतलब ये कि धरती पे वो सारी चीजें जिनके अंदर लाइफ है वो बायोटिक कम्युनिटी के अंदर आती है। तो पूरी तरीके से बात करें तो बायोटिक और अबायोटिक दो चीजों में बांटा गया है। हाँ, बायोटिक कम्युनिटी, ये दोनों नेचुरल होते हैं। ठीक है, अगर हमसे कहे कि मनुष्य को किसने बनाया, तो नेचुरली मनुष्य बनाया, तो इसका मतलब वो भी बायोटिक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमसे कहा जाए कि पहाड़ों को किसने बनाया, तो पहाड़ भी तो नेचुरली बना है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ माउंटेन? द मेन डिफरेंस इज कि वी हैव द लाइफ एंड दे डोंट हैव द लाइफ। हमारे पास जीवन है और उनके पास जीवन नहीं है। तो जिन चीजों के पास जीवन है वो किस में आ जाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो, ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, तो ये चीज पकड़ के रखना हम लोगों को। तो अगर हम लोग बायोटिक के कुछ एग्जांपल्स ले लें तो प्लांट और एनिमल क्या इसमें आ सकते हैं? ठीक, तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? प्लांट एंड एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। वेरी गुड। अगर लेकिन हम इफ यू विल टेक द एग्जांपल, धन्यवाद। इफ यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक में कौन आ जाएगा? क्या माउंटेन आ जाएगा? क्या माउंटेन आना चाहिए? क्या रिवर आना चाहिए? ये सारी चीजें ऐसी हैं जो भगवान ने ही क्रिएट की होंगी। लेकिन एक क्लास में कौन सा बच्चा था जो ही वाज मिसबिहेविंग विद द टीचर? कोई ऐसा बच्चा था जो टीचर के साथ मिसबिहेव कर रहा था, योगेश जी के साथ। वो कौन सा बच्चा था? कौन? तुम मिसबिहेव कर रहे थे? देखो, बहुत ध्यान से सुनो, 4 लाइन। कैमरा ऑन है, कैमरे में तुम्हारे घर वाले भी सुनेंगे। ठीक है, टीचर जो भी इस क्लास में आ रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, इस स्कूल में, इस स्कूल को प्रेजेंट टाइम में मैं चला रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? और मेरे लिए टीचर सबसे ऊपर है, उनकी इज्जत होनी चाहिए क्लास के अंदर। तुम हो सकता है कि टीचर के किसी बात से एग्री ना करते हो कि नहीं सर जो आप बोल रहे हैं वो गलत है। ठीक है, चुपचाप बैठो, कोई दिक्कत नहीं। जो तुमको समझ में आता है तुम पढ़ो, जो तुमको नहीं समझ में आता है बोल दो टीचर नहीं समझ में आ रहा। तुम मेरे पास आके कंप्लेन कर दो, हम उस चीज को खुद आकर के एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम अभी टीचर के साथ मिसबिहेव करोगे तो बाद में तुम्हारा भीख मांगना तय है। तुमको कोई नहीं भीख मांगने से रोक सकता है। ये चीज ऑन कैमरा बोल रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा, ये याद रखना। ठीक है,
एग्जाम्पल बताते हैं। एक बार कोरोना का समय चल रहा था। किसका? कोरोना का समय चल रहा था। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है प्रांजल। क्या नाम है? ये प्रांजल जो था ऑनलाइन क्लास कर रहा था। क्या कर रहा था? ऑनलाइन में कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? केमिस्ट्री चल रहा था। केमिस्ट्री में कौन पढ़ा रहा था? सर पढ़ा रहे थे। सर की उम्र लगभग 55 साल थी, मतलब वो थोड़े से बूढ़े थे। ठीक है, ये 55 साल के टीचर पढ़ा रहे थे। तो उसने क्या किया, एक बच्चों की मंकी टोपी आती है, आपने सुना ना, जो मंकी वाली टोपी आती है जिसमें बस इतना दूर चेहरा दिखता है, उस टोपी को उसने उल्टा लगा लिया। ध्यान से सुनिए पूरी कहानी। उस टोपी को उसने उल्टा लगा लिया ताकि चेहरा ढक जाए। ठीक है, उसके बाद लगा करके दूसरे के आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके जो है उसने गाना बजाने लगा। उसमें जय श्री राम करके गाना बजाने लगा। ऑनलाइन क्लास चल रहा था, लगभग 70 बच्चे पढ़ रहे थे, और वो जो है वो गाना बजा करके, और उसने रिकॉर्डिंग लगा दिया ऐसे तकिए के साथ टेक लगा करके, और बेड पे खड़े होकर के डांस कर रहा था कूद कूद के। चेहरा ढका हुआ था तो कोई पहचान नहीं सका। अब टीचर जब इधर पढ़ा रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा कहानी, जब टीचर इधर पढ़ा रहे थे तो टीचर को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक जगह से गाना बज रहा है। समझ में आ रहा है? एक जगह से गाना बज रहा है, टीचर को कुछ समझ में नहीं आया। तो टीचर ने क्या किया कि टीचर वो बोला कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें मैं क्या करूं। फिर कुछ समय के बाद क्लास ऑफ हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। 2 दिन के बाद उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना। यहां से 2 दिन के बाद इनको निकाल दिया गया। ये पढ़ाते क्या थे? केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अब प्रांजल का जो है ना बोर्ड का एग्जाम हुआ। कौन सा एग्जाम? बोर्ड का एग्जाम हुआ। प्रांजल केमिस्ट्री में फेल हो गया। ध्यान से सुनिए, प्रांजल किस में फेल हुआ? केमिस्ट्री में। जब आप सीबीएसई बोर्ड में फेल होते हैं या किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको एक बार और मौका दिया जाता है कि आप दोबारा एग्जाम दे दें। फिर वो मेरे पास आया। ठीक, मेरे पास आया। हम उसको पढ़ाए कितने दिन? 44 दिन का समय था। मैं उसको 44 दिन लगातार पढ़ाया बिना बीच में किसी दिन छुट्टी किए। 44 दिन के बाद फिर से उसका केमिस्ट्री का रीटेस्ट हुआ, वो दोबारा फेल हो गया। रीटेस्ट में भी वो दोबारा फेल हो गया। समझ में आया? सेम सब्जेक्ट है, जिसका बदतमीजी किया था वो अपने टीचर के साथ। यहां फेल। घर पे इतना मार खाया बेल्ट से कि उसके पीठ पे और पैर पे हर जगह लाइनिंग ही थी। फिर उसका फॉर्म भराया कहां से? यूपी बोर्ड से। सीबीएसई से पास नहीं हो सका, फिर यूपी बोर्ड से फॉर्म भराया। यूपी बोर्ड से फॉर्म भराया तो मुश्किल से वही 50-55% पा करके पास हुआ, सिर्फ इतना परसेंट। ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रहा है। ठीक, अभी वो कुछ नहीं कर रहा है। अभी वो सिर्फ एक काम कर रहा है कि उसके पापा का किराने की दुकान है, वहां बैठा हुआ है। जबकि वो पढ़ता किस स्कूल में था? एकेडमिक ग्लोबल में। कहां पढ़ता था? ग्लोबल का बच्चा किराने की दुकान में। वहां पे 1 महीने का फीस 7,000 रुपए है, 7200 रुपए, 7,200। समझिए। तो टीचर के साथ कभी बदतमीजी आपको नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, शांत रहिए। आपके पास ऑनलाइन सुविधा है, घर पे जाके पढ़ लीजिए। स्कूल में आने का सिर्फ एक ही पर्पस नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ें। बहुत ध्यान से सुनिए, स्कूल में आने के कई पर्पसेस हैं। स्कूल आपको स्मार्ट बनाता है। क्या बनाता है? आपके पास प्रेयर का मौका है, आप वहां जाइए, बोलिए। आपके पास फंक्शंस हो रहे हैं, स्पीचेस बोलिए, परफॉर्म करिए, अपने आप को और स्मार्ट बनाइए। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो समझ में आ रहा है? किसी एक चीज में आगे बढ़ जाइए। किसी एक चीज में, सिंगिंग आता है, सिंगिंग में ही आगे बढ़ जाइए। म्यूजिक क्लास में खोल रहा हूँ, 20 दिन के बाद उसका उद्घाटन हो जाएगा, इसीलिए ऊपर का सामान नीचे उतरवाया हूँ। वहां पे अब सफैया होगा, उसका काम स्टार्ट हो रहा है। उसमें गिटार आपको सीखने के लिए मिलेगा। यामाहा का एक गिटार मंगवाया हूँ क्वालिटी वाला। एक आपको मिलेगा हारमोनियम, और एक आपको मिलेगा तबला, और एक ढोलक। 4 चीजें मंगा करके प्रेयर वगैरह फिर हम लोग तबले पे ढोलक पे करना धीरे धीरे सीखेंगे। तो जिस बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है वो उसमें कर सकता है। जिस बच्चे को बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट है वो लाइब्रेरी में जा सकता है। लाइब्रेरी में अभी मैं गया था गोरखपुर महोत्सव में। जब गोरखपुर महोत्सव लगा था तो वहां से हम लोग 16,000 की किताब लेकर के आए। 16,000 की किताबें लगभग 70-80 पीस मिली। कुछ किताबें हम लोगों के पास पहले से थी, वो सब कुछ जोड़ जाड़ करके हम लोगों ने सरस्वती पूजा के दिन जो है वो लाइब्रेरी का उद्घाटन कर दिया। आपको पीरियड में मिला होगा लाइब्रेरी का, ऐसा हो ही नहीं सकता पीरियड नहीं मिला। आपके ग्रुप में आ चुका है,
वेडनेसडे को आपका पीरियड है। वेडनेसडे को जब आप पीरियड है जाइए, एक से एक अच्छी अच्छी किताबें उसको बैठ के पढ़िए। हो सकता है किसी को लाइब्रेरी में पढ़ने में मजा आता हो, आपको जिस काम में मजा आता है वो स्कूल में करिए मन लगा के। कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत तेज हो, कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके जिंदगी में कुछ किया जाए, लेकिन पढ़ लिख करके कुछ करेंगे तो जिंदगी थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पहले तुम अगर पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारे सिग्नेचर की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फिजिकल लेबर ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आजकल तो क्रिकेट खेल के बहुत अच्छा ऑफर बच्चे जो है लाइफ बना सकते हैं। लड़कियां बैडमिंटन में अगर आगे बढ़ जाए, हर चीज की अपॉर्चुनिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो जिसमें मन ना जाए उसमें करो और टीचर को भगवान समान समझ के उसकी इज्जत करो। और ये याद रखो कि स्कूल में आपको कुछ नहीं बोला जाता है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे हर बच्चे स्कूल में आकर के खुश रहें। पर्सनली मैं चाहता हूं, हो सकता है कि हम लोग 50 काम कर रहे हैं तो उसमें से 1-2 जगह हम लोगों से गलती हो जाए, ये मैं मानता हूं। हम लोग 100 काम कर रहे हैं तो उसमें से 1-2 जगह हम लोगों से गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इरादा गलत है। इरादा हमारा अच्छा है। जैसे 7th क्लास पहले वहां बैठता था, सही बात है, 7th क्लास वहां बैठता था, 2 क्लासेस एक साथ बैठते थे। जब मैं पहले दिन आया था तो मुझे लगा ये कैसा सिस्टम है कि एक ही साथ 2 क्लास बैठते हैं। आने के बाद उसी दिन से मैंने प्लान करना शुरू कर दिया था। और देखिए अभी छोटे बच्चों को, यहाँ यूकेजी वाले बच्चे थे उनको बैठाया गया एलकेजी के साथ, लेकिन आपको ये प्रॉपर एक क्लास दे दिया गया है। अभी भी इस क्लासेस में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे विंडोज नहीं लगे हुए हैं। विंडोज नहीं लगे होने के कारण ठंडी में बहुत ज्यादा तेज हवा आता है। ठीक है, उस पर कुछ बच्चों ने बोला भी था कि इस पे कर्टेन लगना चाहिए, तो उस समय बहुत ठंड था, स्कूल 20 दिन के लिए बंद हो गया। 20 दिन के बाद जब स्कूल खुला तो फिर धूप वाला मौसम हो गया। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद ना ये जो खुला हुआ है ना, इसमें बैठने में ज्यादा मजा आएगा, इसलिए क्योंकि हवा बड़ा अच्छा पास होता है इस रूम में। तो अभी जब गर्मी आएगी तो यहां बैठने में ज्यादा आनंद आएगा, हवा बड़ा अच्छा लगेगा। तो हो सकता है कि काम हम लोग करेंगे, धीरे धीरे कर ही रहे हैं। म्यूजिक क्लास भी कर दिए, गेम्स का सारा सामान ला दिए, लाइब्रेरी ला दिए, साइंस लैब ला दिए, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी ला दिए। हाँ, कुछ चीजें अभी भी हैं जिन पे हमको काम करना है। सबसे पहले कंप्यूटर लैब में कुछ कंप्यूटर से भी ठीक नहीं है, उनको ठीक कराना है, वो मेरे दिमाग में है। ये सारी चीजें बहुत जल्दी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं पैसे से, चुटकी बजा के तो होती नहीं है। इसलिए जहां पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो पैसा जैसे जैसे आता है वैसे वैसे इंसान उसको यूज करेगा। एनुअल फंक्शन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन इतना अच्छा हो जाए। अभी देखिए उस दिन आप लोगों को बाहर ले गए, फर्स्ट टाइम इन द स्कूल, पहली बार एनुअल फंक्शन करा रहे हैं, आपको बाहर ले गए। उस दिन इधर के आसपास के स्कूलों के सारे बच्चे सिर्फ आप ही को देख रहे थे अपना प्रोग्राम छोड़ करके, सही है। वो एलडी स्कूल के बच्चे तो अपना प्रोग्राम ही छोड़ के, कुर्सी छोड़ के भाग गए, ये लोग प्रेयर छोड़ के भाग गए, उसके पेरेंट्स आप लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, है कि नहीं। तो एक रैली फिर करेंगे गर्मी के मौसम में, तो होगा सब कुछ और बिल्कुल टॉप क्लास लेटेस्ट लेवल पे होगा। जो इस स्कूल, जो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इस 1-2 स्कूल है, जिसमें से एक आता है जीडी गोइनका। क्या आता है? आपने नाम सुना होगा जीडी गोइनका का। ये प्रेजेंट टाइम में गोरखपुर का सबसे बड़ा स्कूल है, ठीक है ना। ये जीडी गोइनका से बड़ा भी प्रेजेंट टाइम में कोई स्कूल नहीं। जीडी गोइनका स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज होती है, हो सकता है कि उतना बड़ा बिल्डिंग हम लोगों के पास ना हो सकता है उतनी फैसिलिटीज हम लोगों के पास ना हो, लेकिन जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल में कराई जाएंगी वो सारी एक्टिविटी आपके स्कूल में होंगी। धीरे धीरे हर चीज होगा, तो होगा हर चीज। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन फिलहाल जो बच्चे म्यूजिक में इंटरेस्टेड है वो अपना म्यूजिक के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर दें। जिनको गिटार सीखना है वो घर पे गिटार मंगा लें, सीखें, और फिर यहाँ पे जब आपका एनुअल फंक्शन होगा उसमें परफॉर्म करके दिखाएं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहेंगे। फॉरेस्ट प्रोफाइल पे आते हैं, कुछ चीजें, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक वर्ड है, एक सेंटेंस, एक शॉर्ट फॉर्म है, उसको याद कर लीजिए। SFR, इसको याद कर लीजिए। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या? स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आया था 2009 में। कब? ठीक है। इस रिपोर्ट के तहत इनका ये कहना है कि आउट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ टी कवर स्टैंड्स 23.84 which has been increased of 4.75 over the 10 year. We must continue to our work spreading awareness of plant.
ठीक है। जो बहुत सारे देश के अंदर प्लांट को लगाने से रिलेटेड बहुत जगह पे मूवमेंट चलते हैं, जैसे पेड़ लगाओ, एक स्कीम है गवर्नमेंट की जिसको कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम। क्या? एक पेड़ माँ के नाम, है ना। सबको एक इस चीज के लिए मोटिवेट किया जाता है कि कम से कम वो अपने माँ के नाम पे एक पेड़ लगाएं, यानी आप अपने घर पे एक पेड़ लगाएं और उसका पेड़ का भी वही नाम रखें जो अपने माता जी का नाम है, ठीक है। तो वो आपको, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मम्मी पापा जीवित नहीं है, तो वो पेड़ लगा करके उसको अपनी माँ मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो धीरे 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 प्लांट्स जो है वो लोग लगा रहे हैं अपने घरों में भी। जब घरों में आप जाते हैं कई लोगों के घरों में, तो उनके घरों में गमलों की कमी नहीं होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम गेट से लेकर के पूरा एंड तक गमला ही लगा होता है, ठीक है। तो छोटे बड़े पेड़ आप घर पे अपने छत पे, आप अपने छत पे चाहे तो पूरी खेती कर सकते हैं। आजकल इतने मेथड्स हैं कि छत पे आप अपना सब्जी उगा सकते हैं, वहीं से काट करके वहीं खा लेंगे। छत पे क्यारियां बना करके आप सब्जियां लगा सकते हैं। मेरे से बेहतर आप लोग ये चीज जानते हैं, क्योंकि आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आप लोग ये सारी चीजें मेरे से ज्यादा देखते होंगे। तो ये याद रखना है, SFR हो सकता है एग्जाम में इस पे फुल फॉर्म पूछ दे। SFR का मतलब है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि कब आया था, 2009 में आया था, ठीक है। कुछ चीजें और है जो जाननी है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में लिखिए, कहीं पे नोट करते चलिएगा, नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, बेसिक बेसिक चीजें। सबसे पहला जो है वो है कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट। क्या है? कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट है। कौन सा फॉरेस्ट है? कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट है। कोई बड़ी बात? अब कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट, देखो नाम से ही पता चल रहा है कोन टाइप का ये होगा, है ना। तो कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट बेसिकली पाया कहां जाता है? ये पाया जाता है माउंटेन और हिली एरियाज में ज्यादातर, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। और बर्फबारी से बचने के लिए अगर हमारे घर का भी शेप इस तरह का रहता है, झोपड़ी टाइप का, ताकि ऊपर से अगर बर्फ गिरे तो वो फिसल करके पिघल करके नीचे आ जाए। और पेड़ों का भी शेप खुद ब खुद ऐसा हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली हुआ है ना। पहले वहां के भी पेड़ नॉर्मल होते होंगे जैसे इधर के होते हैं, लेकिन इतना बर्फ गिरा ना कि धीरे 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 धीरे, कहने का मतलब है ये कान है आपका, इसको आप रोज ऐसे खींच रहे हैं, कुछ समय के बाद 2 4 6 साल के बाद ये लंबा हो जाएगा, ये होगा ही होगा। ठीक उसी तरीके से बर्फ गिरते 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 उस पेड़ का शेप ही चेंज हो गया। इसको कहते हैं इवोल्यूशन। जैसे पहले इंसान जो है बंदरों की तरह चलता था, फिर धीरे धीरे उसने उठना शुरू किया और अब हमारा बैकबोन बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक उसी तरह से ये इवोल्यूशन है। ये होने में कम से कम 1 लाख से ज्यादा साल लग गए होंगे, कई लाख साल लग गए होंगे। तो इवोल्यूशन धीरे धीरे आता है। ठीक उसी तरीके से कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट में भी इवोल्यूशन हुआ है। पहले के पेड़ ऐसे नहीं होते थे कॉर्नी टाइप के, ये बाद में धीरे धीरे डेवलप हुए। अब कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट में बुक के अकॉर्डिंग भी बताना थोड़ी कुछ चीजें जरूरी है बच्चों को। जैसे इसमें पाइन्स, फर और स्प्रूसेस, 3 एग्जांपल लिख लीजिएगा। कौन सा? पाइन्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? फर, और एक है स्प्रूसेस। याद रहेगा ये 3 एग्जांपल्स हैं। फिर है फिर्स, FIRS लगा दीजिएगा, फिर्स एंड स्प्रूसेस। ये 3 ऐसे पेड़ हैं जिनको कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट के अंदर पाया जा सकता है नॉर्मली। SPRUCES, ठीक है। याद रखिएगा, द वुड ऑफ कॉर्नीफेरस फॉरेस्ट इज कॉल्ड सॉफ्टवुड। इससे जो लकड़ियां मिलती है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवुड कहते हैं। इनके वुड्स को क्या कहते हैं? इनके वुड्स को क्या कहते हैं? सॉफ्टवुड कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट का मतलब ये थोड़ा नरम, मतलब इसकी लकड़ियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं कि नरम ही होती होंगी, ठीक है। 45 मिनट्स होने में मेरे ख्याल से भी 15 मिनट बचा होगा। कितना टाइम हो रहा है? अभी 19 ही मिनट हुआ है। चलिए, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू टिम्बर विच इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, फार्म्स, बिल्डिंग, कंटेनर्स। जाहिर सी बात है लकड़ियों का इस्तेमाल हम लोग घरों में करेंगे ही, फार्म्स में करेंगे, इंडस्ट्रीज में करेंगे, फर्नीचर बनाने के लिए करेंगे। ठीक उसी तरह से इनके जो टिम्बर होते हैं, कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिम्बर? टिम्बर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं जब टिम्बर का मतलब बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे यार ये तो पता था, ठीक है। टिम्बर का क्या मतलब होता है? कैन एनीबॉडी फ्रॉम यू टेल मी?
टिम्बर का मतलब होता है पटरा। क्या होता है? पटरा। पटरा मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ठीक है। तो टिम्बर बनने की, पेड़ से लकड़ियों को काट करके जब पटरों में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उस पटरे को टिम्बर कहते हैं, और इन्हीं पटरों का इस्तेमाल देखिए इसमें भी किया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे आसपास भी ये चैप्टर घूम रहा है, ठीक। सॉफ्ट ट्रीज ऑल्सो यील्ड्स पल्प। पल्प का नाम सुना है? सिंपल सी चीज है, कभी कुछ ऐसे पेड़ है जिनके रास्ते एक लिक्विड निकलता है, पल्प, चिपचिपा जैसा, वो पल्प कहलाता है, ठीक है। उस पल्प का इस्तेमाल जो है वो गम्स और रेसिन्स बनाने के लिए भी होता है, डाइज बनाने के लिए होता है, रंगों को बनाने के लिए पल्प का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। दूसरे नंबर पे आता है क्या? टेम्परेट डिसीडियस, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। याद रहेगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है? टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, देखिए टेम्परेट डिसीडियस की बात, हमेशा ये शब्द याद रखिएगा, डिसीडियस। डिसीडियस का मतलब ये है ना कि जब इसमें बारिश का मौसम आएगा तो ये बहुत हरे भरे होंगे, और जब ठंड का मौसम आएगा तो इसके पत्ते झड़ जाएंगे। डिसीडियस का मतलब यही है। तो हम लोग के आसपास ये टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट ये बहुत ज्यादा मिलता है। आपने कुसमी जंगल का नाम सुना है? कुसमी जंगल डिसीडियस फॉरेस्ट ही है, ठीक है। अब इस समय कौन सा महीना चल रहा है? ठंडी का चल रहा होगा। अब ठंडी का महीना चल रहा है, धीरे धीरे इस समय उसके पत्ते बहुत सारे टूट चुके हों, और जैसे ही फिर बारिश का मौसम आएगा फिर वो हरे भरे हो जाएंगे। तो ये टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर होता है। इसमें आपने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा, सागवान। सागवान की लकड़ी और साखू की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, है ना, ये सारे जो है वो हमारे ही डिसीडियस फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं, ये सारे के सारे पेड़। ये याद रखना है, ट्रीज दैट ग्रोज इन डिसीडियस फॉरेस्ट इंक्लूड एसेस, बीचेस, कैश्यूनट्स, हेजल्स, मेपल्स। इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन हम साल और शीशम दो एग्जांपल आपको याद करवाएंगे इसमें से, ठीक। SAL साल, जिसको साखू की लकड़ी भी कहते हैं, और एक है शीशम। शीशम तो बहुत फेमस है, शीशम, है ना। एक सागवान की लकड़ी आती है जो प्रेजेंट टाइम पे बहुत फेमस है, सागवान की लकड़ी, ठीक है। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट कवर लार्ज एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ तक कि सेंट्रल यूरोप, ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में हम लोग आते हैं, ईस्ट एशिया में भी ये यूज होता है, याद रहेगा। इसके बाद आ जाइए, आपका है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तीसरे नंबर पे। नाम से ही पता चल रहा है, ये ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का सीधा मतलब है जब बारिश का मौसम आएगा तो हरा भरा होगा ही होगा। और ट्रॉपिकल का सीधा मतलब क्या है कि सपोज ये हमारा अर्थ है, कोशिश करेंगे थोड़ा गोल बने, ना बने तब भी कोई बात नहीं। ये आर्कटिक ओशियन है, ये अंटार्कटिक है, और इधर से एक लाइन यूं जाती है, इधर से एक लाइन यूं जाती है, और बीच में ये इक्वेटर जाता है। क्या ये सही बना है? क्या ये सही है? ठीक है। अगर ये 0 डिग्री है तो ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या ये दोनों सही बातें? क्या ये सही है ना? अब इन क्षेत्रों के बीच में, इन एरियाज के बीच में जितने भी जंगल आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। क्लियर है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट समझ में आया क्या होता है? हाँ। अब इतने दूर क्या होगा, क्योंकि ये इक्वेटर के पास की लाइन है, ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर एक दिन में कम से कम एक बार बारिश जरूर होती है। जितने भी देश इक्वेटर पे पड़ते हैं उनमें दिन भर में एक बार बारिश होना बिल्कुल पक्का है। अब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ बारिश ज्यादा होगा तो पेड़ों को पानी की कमी नहीं होगी, और वो बहुत हरे भरे होंगे। इसीलिए इसका नाम ही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा रहेगा, इसमें कभी पतझड़ का मौसम नहीं आता है, क्योंकि बारिश यहाँ पे हमेशा होती रहती है। पतझड़ का मौसम तभी आएगा जब पानी की कमी होगी। क्या कोई गंभीरता वाली बात है? गंभीरता वाली बात अगर है तो उसको याद रखिएगा। वैसे तो मुझे बहुत इजी चैप्टर ही लग रहा है, ठीक है। कुछ नेम्स वगैरह हैं सिंपल। अब देखिए 10 तो देश के नाम है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है साउथ अमेरिका है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, गुयाना है। इतनी सारी चीजें याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया में
ये आसाम और मेघालय में होता है, इसको याद रखिएगा। कहाँ कहाँ होता है? आसाम और, इसका सीधा मतलब है कि आसाम और मेघालय में बारिश भी ज्यादा होता होगा। क्या इसमें कोई बड़ी बात है? क्या कोई बड़ी बात? नहीं। अब आसाम और मेघालय में अगर बारिश ज्यादा होता है, इसीलिए मेघालय में एक जगह है जिसको हम कहते हैं चेरापूंजी। क्या कहते हैं? चेरापूंजी बहुत फेमस है, आप लोगों ने रटा भी होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड बारिश जो है वो होती है, हुई है। ठीक, सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में ही हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज पलटते हैं और आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पे। अब देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि फॉरेस्ट की क्या क्या जरूरतें हैं और हमें उससे क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट, ऐसे किताब होगा बोलते चले जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहले, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में सबसे पहले ये बता रहा है कि ट्री जो है वो क्या करता है? एयर को प्यूरिफाई करता है। किसको? एयर को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। एयर को प्यूरिफाई करेगा और हमें प्रॉपर ऑक्सीजन देगा। ठीक, नंबर 2 पे आते हैं। मुझे इस स्कूल में दो ऐसे बच्चे चाहिए जिनको डेकोरेशन में बहुत इंटरेस्ट हो। इस क्लास से 2 बच्चे ऐसे चाहिए जिनको डेकोरेशन में बहुत इंटरेस्ट हो, और उन 2 बच्चों को जो है, उन 2 बच्चों को एक प्रॉपर बैच भी दिया जाएगा और उनका पोस्ट रहेगा एडिटर एंड सब एडिटर। 2 बच्चे मुझे चाहिए, एक बनेगा एडिटर और एक बनेगा सब एडिटर। बहुत ध्यान से समझिए ऐसा क्यों है। देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहला स्टेप ये होता है स्कूल के अंदर कि स्कूल को कौन चलाए? स्कूल का मालिक। कौन चलाता है स्कूल को? जाहिर सी बात है, स्कूल का मालिक ही स्कूल को चलाता है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे स्कूल को कौन चलाने लगता है? फिर टीचर। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में स्कूल को कौन चला रहा है? टीचर्स चला रहे हैं, है ना? सिर्फ टीचर चला रहे हैं और कोई नहीं चला रहा है। इसलिए टीचर्स को जो है उनके पोस्ट भी दे दिए गए, उनके चेयर्स दिए गए हैं प्रॉपर। जैसे आपकी टीचर है सुषमा जी। सुषमा जी नाउ हैज बिकम द असेसमेंट हेड ऑफ द स्कूल। वो एकेडमिक असेसमेंट हेड बन चुकी है। उनका एक प्रॉपर ऑफिस है लाइब्रेरी के अंदर, आपने देखा हो। क्या पहले ऐसा था? नहीं था। तो अब टीचर्स को पोस्ट दिया जाएगा, और जो स्कूल को पहले गवर्न करते थे, जो चलाते थे, वो एकदम नॉर्मल रहेंगे। मतलब अब स्कूल टीचर चलाएंगे। कुछ दिन के बाद ये पोस्ट शिफ्ट कर दिया जाएगा किसको? बच्चों को। फिर कुछ समय के बाद बच्चे ही स्कूल को चलाएंगे और टीचर्स और हम लोग बस उनको वॉच करेंगे। और उसके लिए मुझे 2 लोग चाहिए, एक एडिटर और एक सब एडिटर। अब देखते हैं कि एडिटर और सब एडिटर कौन कौन बनता है। एडिटर और सब एडिटर लोगों की जिम्मेदारियां ये होंगी कि इंक्लूडिंग एनी फंक्शन, एनी काइंड ऑफ डेकोरेशन, वो पूरे स्कूल की जिम्मेदारी लेंगे। एक एडिटर होगा जो ब्लॉक ए की जिम्मेदारी लेगा, एक सब एडिटर होगा जो ब्लॉक बी की जिम्मेदारी लेगा। और इसमें डेकोरेशन रिलेटेड कुछ भी होता है स्कूल के अंदर, तो डेकोरेशन की पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। उसको क्या सामान चाहिए, उसको कैसे डेकोरेट करना है, वो सब कुछ वही डिसाइड करेगा। और वो डिसाइड करके टीचर को बताएगा, और वो टीचर फिर उसको वो सामान उपलब्ध करा देगी। और फिर बस बात खत्म। और बस जो ऊपर के टीचर्स हैं और बाकी लोग हैं, बस उनको वॉच करेंगे, देखेंगे। सारा काम एडिटर और सब एडिटर करेंगे। तो इसके लिए 2 बच्चों को सेलेक्ट करना है। अभी बैचेस उसमें बनने के लिए ऑर्डर दे दिए गए। ठीक है, बैच आ जाएगा, फिर देखते हैं कि कौन से 2 ऐसे कंपेटेबल बच्चे हैं जो उसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद से देखिए, फॉरेस्ट कंजर्व प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी। बहुत ध्यान से देखिए, फॉरेस्ट जो है बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। एक तो इंसानों को वो खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराता है, लेकिन दूसरी तरफ वो जानवरों को भी खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराता है, और तीसरी तरफ वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसको भी बना करके रखता है। यानी कि एक तरफ से 3 निशाने वो लगा रहा है, और तीनों तरीके से ये पूरे वर्ल्ड को बैलेंस करके इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम हो रहा है। इसके बाद है कि फॉरेस्ट जो है वो मिट्टी को पकड़ करके रखता है ताकि बारिश में मिट्टी बहे ना, जिसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन में बेसिकली होता क्या है कि अगर भारी बारिश हो जाए तो उसके साथ मिट्टी भी बहने लगती है, और ये नदियों के किनारे सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। नदियों के किनारे किनारे आप देखेंगे तो मिट्टी कट कट के बहती रहती है। ठीक, नहरों के किनारे भी बहुत ज्यादा होता है। इसको बचाना है। टिम्बर इज ऑल्सो ऑब्टेन। टिम्बर के बारे में आपको बताती है। टिम्बर क्या होता है? टिम्बर क्या होता है? पटरा होता है, मतलब लकड़ियों को काट करके पटरों में कन्वर्ट किया जाता है। वी गेट, ठीक है, वी गेट फ्रूट फ्रॉम फॉरेस्ट। फ्रूट हमें कहां से मिलता है?
बेसिक चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्री हेल्प्स टू प्यूरिफाई वाटर एज फॉरेस्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउज इट टू स्लो डाउन। ठीक है, क्या होता है, बारिश ऊपर से गिरी, मिट्टी में गई, अंदर चला गया, अंदर जाके प्यूरिफाई हो गया, प्यूरिफाई होकर के हम नलों के थ्रू उसको निकाल लेते हैं। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा पौधा दिया हुआ है जिसको मैं एलोवेरा कहते हैं। आई थिंक यू ऑल शुड हैव एलोवेरा इनसाइड योर होम। जिनके घरों पे है अच्छी बात है, जिनके घरों पे नहीं है वो भी लगवा सकते हैं। एलोवेरा के बहुत सारे आयुर्वेदिक फायदे हैं। सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा स्किन पॉस्चर मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इफ यू वांट योर स्किन टू बिकम यंगर, तो आप हमेशा एलोवेरा का इस्तेमाल करें। एलोवेरा को अपने फेस पे भी लगाते हैं लोग, एलोवेरा को कुछ लोग खा भी लेते हैं। ठीक है, एलोवेरा को खा भी सकते हैं, उसको फेस पे भी लगा सकते हैं, उसको यहाँ तक कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स में भी डाले जा सकते हैं इसको। ठीक, दवाइयां भी इसकी बनाई जाती हैं। उसके बाद देखिए लियोन ग्रॉस और एक्लिप्टस दिया हुआ है फोटो में। लियोन ग्रॉस और एक्लिप्टस की अगर बात करें तो फॉरेस्ट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ विजिटर्स इन रिक्रिएटिंग या स्पेंडिंग हॉलीडेज। कह रहा है एक्लिप्टस एक बहुत लंबा पेड़ होता है, आपने देखा होगा, पतले में होगा, बहुत ऊंचा और बहुत लंबा होगा। उसमें बहुत सारे पत्ते तो नहीं होते, लेकिन उसकी हाइट बहुत होती है। हाइट बहुत होने के कारण उसकी लकड़ी जो है बहुत एक ही पेड़ के अंदर से बहुत सारी लकड़ियां निकाली जा सकती है उसके अंदर। तो बेसिकली वो वुड के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि वो शीशम और साखू और सागवान से ज्यादा मजबूत नहीं होता है, लेकिन सस्ता जरूर होता है। इसलिए कभी कभी सोफों को बनाने के लिए उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। सोफों को बनाने के लिए आम की लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें याद रखना है। फॉरेस्ट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ विजिटर फॉर रिक्रिएटिंग द स्पेंडिंग हॉलीडेज। बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है कि जैसे अभी जो पिकनिक का प्लान बन रहा था, तो एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो महाराजगंज में है। ठीक है, तो वहाँ एक बड़ा फॉरेस्ट है, बच्चों के ठहरने के लिए जगह है और कुछ खतरनाक जंगली जानवर है, तो उसमें लोग जाते हैं घूमने के लिए, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ठीक, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाने की बात हो रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, उसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पिकनिक गए थे। कौन कौन गया था? आप 7th में से कौन कौन पिकनिक गया था? 1 और 2 3 4 5। आप भी गई थी? लड़कियों में आप लोग नहीं गई थी? चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम जाइएगा। ठीक है, बेसिकली अभी क्या है ना कि जब पहले पिकनिक जाता था तो पहले ये मोबाइल फोन नहीं था, जिसकी वजह से बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि वहां जाएंगे तो क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। अभी सबके पास मोबाइल फोन है, तो मैं अयोध्या लेकर के क्या जाऊंगा जब अयोध्या आपको फोन में 10 बार दिखता है। तो पहले कुशीनगर, अभी बोलो बच्चों से कि वी हैव टू गो टू कुशीनगर फॉर कोचिंग, तो इसके लिए पिकनिक के लिए तो बहुत कॉमन सी बात है। कॉमन सी बात इसलिए है क्योंकि आप लोग वहां 10 बार जा चुके हैं, जब चाहे तब फोन में कुशीनगर को देख लेंगे। लेकिन जब मेरा सबसे पहली बार वहां पे आई वेंट टू द पिकनिक देयर फर्स्ट टाइम, तो वहां पे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था कि 10 दिन पहले से नींद ही नहीं आ रही थी, नींद नहीं आती थी सोच सोच करके पिकनिक जाना। अब वो एक्साइटमेंट आप लोगों के अंदर से थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन इसको बढ़ाए रखिए और एक साथ रहने का जो मजा है वो हमेशा जीवन में नहीं मिलता है। ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं, फिर उसके बाद आगे कह रही, फिर उसको पॉज करिए। हेल्थ वाले सुबह मेरे पास उन लोगों का कहना था कि आप बोल रहे हैं कि फेयरवेल में वो लोग भी आ सकते हैं,